सभी को नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो चुकी है, तो हमने ई ग्राम स्वराज में भी क्लोजिंग कैसे करनी है थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में इस बारे में सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, ई ग्राम स्वराज में जितने भी पिछले मंथ्स हैं उनकी रिको करनी है और उनको क्लोज करना है। हर मंथ को क्लोज करना है। कहाँ तक? मार्च तक आपने हर बैंक की हर हेड की रिकॉन्सिलेशन करनी है और रिकॉन्सिलेशन करने के बाद क्लोजिंग करनी है मंथ की मार्च तक। जैसे ही मंथ मार्च तक आपकी क्लोजिंग और रिको हो जाएगी तो आपको उसके बाद ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के लिए। तो क्लोज ईयर बुक्स में जाके आपने ईयर बुक क्लोज करनी है। उससे आपका ई ग्राम स्वराज क्लोज हो जाएगा, ईयर क्लोज हो जाएगा और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तभी लॉग इन कर पाएंगे। अब आपने मार्च की रिको करते हुए साथ साथ बैंक रिको भी करनी है। तो मार्च में क्योंकि बैंक रिको करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर मंथ में रिको करनी ज़रूरी है, पर मार्च में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस फिर वही उठते हैं जो आपने क्लोजिंग में, चाहे वो अगर गलती से गलत किए होंगे तो उसको रेक्टिफाई करने का फिर ऑप्शन नहीं रहता है और उससे ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का खराब हो जाएगा आपका। तो उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बैंक रिको कैसे करते हैं उसको करना सिखाऊंगी। तो बैंक समाधान या बैंक रिकॉन्सिलेशन आपने कैसे करनी है थोड़ा सीखते हैं। ये मैंने बैंक समाधान विवरणी बनाई है। बैंक समाधान विवरणी मतलब बैंक रिकॉन्सिलेशन हर साल के एंड में ये आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऑडिट कराते हैं उस टाइम भी बैलेंसेस जब मैच नहीं होते हैं तो आपको ऑडिट ऑब्जेक्शन बन सकता है। और वैसे भी अगले फाइनेंशियल ईयर के जो ओपनिंग बैलेंस रहते हैं वो भी आपके सही नहीं उठेंगे। तो जैसे ये एक स्कीम है स्वस्त्रोत मतलब ओन रिसोर्सेज। ओन रिसोर्सेज का जो मेरा अकाउंट है उसको देखो आप, यहाँ रोकड़ बही अनुसार 31/3/2023 को जो शेष है, जो बैलेंस है, वो मेरी रोकड़ मतलब कैश बुक के अनुसार ये है 3,20,286। और वही मेरे पास बैंक में कितना दिखाता है 3,44,961 रुपये। तो डिफरेंस है ये डिफरेंस वैसे तो होना नहीं चाहिए, परंतु अगर है तो उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों है। तो वो वैलिड रीज़न कुछ इस तरह से हैं, जैसे मेरे केस में इस बैंक अकाउंट में क्यों है, क्योंकि जो कैश बुक में वाउचर संख्या इतने द्वारा इतनी तारीख को जो भुगतान किया था वो पासबुक में अगले फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल हुआ। अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके उसकी एंट्री हुई है बैंक में। और मैंने वो कैश बुक में कब लिया था, मैंने वो जो आरटीजीएस या चेक कब काटा था 28/3/2023 को। तो ये 18,700 रुपये और जमा बैंक ब्याज प्राप्त जो 1/4 हमने दर्ज किया है, क्योंकि 31 अप्रैल में मैक्सिमम एंट्रीज हमारी नहीं हो पाती है। 31 मार्च में हमारी एंट्रीज बैंक पासबुक में नहीं हो पाती है। तो मैंने जब नेक्स्ट डे एंट्रीज करवाई है तो उसके बाद कैश बुक का जो ब्याज पासबुक में एंट्री किया था वो 1/4 को दर्ज हुआ। जो 31/3 को पासबुक में आया था वो 1/4/2023 को दर्ज किया है कैश बुक में मैंने। तो वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, तो इसलिए 31 मार्च को हमारे पास इस चीज़ का भी डिफरेंस रहेगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम ज़रा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कैश बुक का बैंक है 3,20,286, 3,20,286। अब इसमें जो ये देखो विड्रॉल है, विड्रॉल अगर हम इसमें प्लस कर दें, कितनी थी 18,700, सॉरी 3,20,286 प्लस 18,700 विड्रॉल प्लस होगी, क्योंकि 31 मार्च को ये बैंक के अनुसार निकली ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगी, उतना बैलेंस उसमें ऐड होना चाहिए। और उसके बाद जो क्योंकि ये भी हमारा उसमें प्लस होना था 31 मार्च को और हमने अगले फाइनेंशियल ईयर में कर दिया, तो इसको भी हम इस बैलेंस में प्लस कर देंगे। तो ये था इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा 5,975, ये बन गया 3,44,961
और ये पासबुक के साथ पासबुक का जो बैलेंस था उसके साथ एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। तो इस तरह के वैलिड जो आपके पास डिफरेंसेस रहते हैं वो एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जिसका आपके पास कोई रीज़न नहीं है, ऐसे डिफरेंसेस कैश बुक में नहीं होने चाहिए। उसका समाधान आप 31 मार्च तक ही कर दें और एटलीस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर से आप कैश बुक सही से लिखो और उसके बैलेंसेस एटलीस्ट किसी फाइनेंशियल ईयर में जाके तो ठीक हो जाएं। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक और कैश बुक उठा लेते हैं। जैसे ये था 15 फाइनेंस कमीशन, इसका देख लेते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये तो इसमें जो कैश बुक के अनुसार, ये देखो इसमें ये लिखा है ना, तो ये मैं कैश बुक में भी दिखा देती हूँ आपको। कैश बुक के अनुसार 1986,276 ये मेरा बैलेंस था, ठीक है। कैश बुक के अनुसार 1986,276 बैलेंस था और पासबुक के अनुसार मेरे पास 21,15,062 था। तो इतना डिफरेंस था बीच में। तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास क्या है। ये 15 फाइनेंस की मेरी पासबुक है। इसमें आप देखेंगे 3 एंट्रीज़ जो मैंने मार्क करी है, 91,096 की, 18,340 की, 19,350 की। ये एंट्रीज़ मेरी अगले फाइनेंशियल ईयर में हुई है, जबकि पासबुक में कैश बुक में ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी, 31 मार्च से पहले की थी। और ऐसे ही एक इंटरेस्ट की एंट्री है 11,719 की, ये एंट्री भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगी है, जबकि ये 31 मार्च को कैश बुक के अनुसार एंटर होनी थी। इन तीनों चारों एंट्रीज़ को प्लस माइनस करके आप अपना बैलेंस पासबुक और कैश बुक के साथ टैली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन आपने कैसे करनी है और आपने अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ कैसे मैच करना है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके या मुझे ईमेल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए।